नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCRT की क्लास 10th की पुस्तक इतिहास की दुनिया भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में टोटल 8 चैप्टर है। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। तीन पार्ट में इसका वीडियो हुआ है लेक्चर, और एक पार्ट में इसका MCQs बना है। लगभग 120 क्वेश्चन का MCQs है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज हम लोग दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको लगाइए। अगर आप चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले समाजवाद और साम्यवाद क्या है इसको हम लोग समझते हैं। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ा था? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो वाद का मतलब हमने बताया था कि पक्ष या समर्थन में विचारधारा, यानी कि राष्ट्र यानी देश के पक्ष या समर्थन में विचारधारा। उसी तरह समाजवाद, तो समाज के पक्ष या समर्थन में क्या? विचारधारा। तो समाज में कौन रहता है? तो समाज में लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? लोग। एक लोग रहता है? नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के भलाई, बहुत सारे लोगों के भलाई से संबंधित, क्या? भलाई से संबंधित विचारधारा, ठीक है ना। उनके स्कूली शिक्षा हो गया, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके जीवन निर्वाहन के बारे में, उनका लाइफ स्टाइल कैसा हो, इस चीज़ के बारे में अगर एक परिप्रेक्ष्य में 10 आदमी मिलकर अगर सोचे और समाज का भलाई करने के बारे में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समाजवाद। और समाजवाद के प्रवर्तक, अगर हम लोग बोले समाजवाद का प्रवर्तक कौन होंगे? कार्ल मार्क्स बोला जाता है और फ्रेडरिक एंजलिस को बोला जाता है। और इस चैप्टर में हम लोग रूसी क्रांति का भी पढ़ेंगे कि रूसी क्रांति किस तरह हुई, रूसी क्रांति के कारण क्या क्या कारण थे, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग समाजवाद तो समझ गए, लोग पक्ष या समर्थन में विचारधारा। अब साम्यवाद देखते हैं। साम्यवाद हो गया राज्य उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। साम्यवाद के अंतर्गत जो भी चीज़ें उत्पादित होती है, चाहे वो जैसे कि हमारे भारत में क्या है? लोकतंत्र है। यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि पूंजीपति वर्ग भी है और सरकारी विभाग भी है। जैसे BSNL है, सरकारी के कंट्रोल के अंतर्गत रहता है। वही रिलायंस हो गया, और भी बहुत सारा है, टाटा मोटर्स हो गया। ये सब क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का है। लेकिन साम्यवाद के अंतर्गत ये जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, जो भी वस्तु उत्पादित होती है, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, अनाज हो गया, ब्रेड हो गया, आप फ़ोन यूज कर रहे हैं, फ़ोन हो गया, यानी जितनी भी चीज़ें अर्थव्यवस्था से संबंधित उत्पादित होती है, उस पर किसका काबू होता, मतलब किसका कंट्रोल होता है? राज्य का कंट्रोल होता है। तो राज्य का कंट्रोल होता है, ठीक है ना। और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, यानी कि जो राज्य है अर्थव्यवस्था को क्या करता है? नियंत्रित, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना। राज्य हमारे भारत में, भारत देश क्या अर्थव्यवस्था को पूरा कंट्रोल करता है? बिल्कुल नहीं, आधा आधा है, मिश्रित भी है और गवर्नमेंट सरकारी भी है, सरकारी उपक्रम भी है। लेकिन वही रसिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, यहाँ पे क्या है? कम्युनिस्ट है, ठीक है ना। कम्युनिज्म में साम्यवाद है। तो वहाँ पे जितने भी अर्थव्यवस्था के साधन होंगे रसिया में, तो उस पर टोटल यानी बराबर अधिकार होगा लोगों का। आज तक आपने किसी भी बिलियनियर, एक करोड़पति हो गया चाहे अरबपति होगा, रसिया का आया है एक भी निकल के? नहीं आता है। सब पूंजीवादी कंट्री में ही होते हैं, चाहे मिश्रित कंट्री में। तो इसका मतलब हो गया साम्यवाद का, राज्य उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा रोक रोक के। राज्य उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस समाज में कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। ये साम्यवाद है, कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं होता है। जैसे हमारे मुकेश अंबानी का है अभी वर्तमान में, ठीक है ना। उसके बाद से टाटा मोटर्स का है, इन्फोसिस है, मित्तल है, बहुत सारे हैं लोग, अनिल अंबानी है, अडानी है। ये लोग क्या है? पर्सनल संपत्ति, एसेट रखा हुआ है। लेकिन साम्यवाद अगर राज्य होगा तो ऐसा कोई पर्सनल संपत्ति, अरबपति कोई नहीं होगा। जितना भी संपत्ति होगा उस पर किसका अधिकार होगा? पूरा वहाँ के लोगों का अधिकार होगा। लेकिन इस साम्यवाद के आने से पहले रूस में क्या था? शुरू से तो साम्यवाद नहीं था, साम्यवाद बाद में आया है, कार्ल मार्क्स के आने के बाद से आया है। तो रूस में क्या था? रूसी क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति,
ठीक है ना, पूंजीपति वर्ग आया, मध्यम वर्ग आया, इस चीज़ का हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और एक और लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, राज्य सभी संपत्ति और उत्पादन का मालिक होता है। किसमें? साम्यवाद में मालिक होता है। समाजवाद के बाद ही क्या आया? साम्यवाद का रूप ले लिया, ठीक है ना। तो समाजवाद पढ़ेंगे, उसके बाद साम्यवाद पढ़ेंगे, धीरे धीरे करते करते और भी बहुत सारा इसका टॉपिक है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रूसी क्रांति के बारे में, रसिया को देखते हैं मैप पे कि रसिया कहाँ लोकेट करता है पृथ्वी पे। हमारे सामने अभी वर्ल्ड का मैप है। किसका मैप है? वर्ल्ड का मैप है। इधर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है। रसिया कहाँ पड़ता है? आधा एशिया में और आधा यूरोप में पड़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे भारत है और इधर ऑस्ट्रेलिया है, नीचे अंटार्कटिका है। महासागर देख लीजिए, अटलांटिक ओशियन, और नीचे भी अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, पैसिफिक ओशियन है। इधर पैसिफिक है, पृथ्वी गोल है ना, तो उसका आधा इधर है आधा इधर है। इधर इंडियन ओशियन है और इधर नीचे साउथर्न ओशियन है। और जो लाल रंग का जो दिख रहा है घेरा, ये रसिया है, ठीक है ना। देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया कवर किया हुआ है रसिया। तो रसिया से पहले क्या था? यूएसएसआर था। जब कोल्ड वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका और रसिया के बीच, यानी कि समाजवाद और साम्यवादी कंट्री और पूंजीपति, यानी कि कैपिटल, जितने की कैपिटलिज्म कंट्री थे, पूंजीवाद के मतलब देश था, उनके और इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। उस समय यूएसएसआर बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था, और जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, बहुत सारे देश टूट टूट के निकल गए और रसिया उसके बाद नाम हो गया था। इस चीज़ का हम लोग अध्ययन करेंगे। जार का शासन था, जार निकोलस द्वितीय का, उसके शासन को कैसे वहाँ के लोगों ने ख़त्म कर दिया, सरबराह वर्ग का सत्ता को स्वीकार किया गया। उसके बाद 1917 का बोल्शेविक क्रांति हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जार के बारे में पढ़ेंगे, कृषक के बारे में पढ़ेंगे, औद्योगिक क्रांति की समस्या पढ़ेंगे, मजदूरों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। विदेशी घटनाएं, क्रीमिया युद्ध हुआ था, उसका भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। जापान से, छोटा सा देश है ना, यहाँ पे हाई वाला देख रहे हैं, लिखा नहीं है यहाँ पे, देखिए गौर से, पेन का जो नोक है, ये जापान है, इतना छोटा सा है। इसको खरीदते यहाँ मॉस्को तक लेके चला गया था 1915-17 के बीच में, ठीक है ना। इससे हार गया था, इतना बड़ा देश होके तो जापान से हार गया था। इसी से प्रेरणा लेकर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन और जागृत हो गया। जब भारत के लोगों ने सोचा कि छोटा सा देश से यूएसएसआर हार गया, तो हम लोग इतना बड़ा है, टापू पे रहने वाले ब्रिटेन से हम लोग क्या हार जा रहे हैं, तब और प्रेरणा का कारण बना, ठीक है ना। जापान से पराजय हो गया। उसके बाद और हम इसमें देखेंगे, मार्क्सवाद देखेंगे, बुद्धिजीवी देखेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मार्च की क्रांति हुआ था, मार्च की क्रांति में निरंकुश सत्ता का ख़त्म कर दिया गया था, जार के शासन का। फिर उसके बाद बोल्शेविक क्रांति देखेंगे, उसको अक्टूबर क्रांति भी बोलते हैं। लेनिन के बारे में हम लोग जानेंगे, ट्रोट्स्की के बारे में जानेंगे। उसके बाद सोवियत गणराज्य का कैसे अंत हो गया। उसके बाद नई आर्थिक नीति के बारे में जानेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको भी पढ़ेंगे आज हम लोग। फिर उसके बाद स्टालिन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद रूसी क्रांति का प्रभाव हम लोग देखेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर लगभग 2 या 3 पार्ट में बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझेंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो बना दिए व्यूज़ पाने के लिए, वैसा कुछ नहीं है। कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपना नेट बर्बाद कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको तो कुछ मिलना चाहिए ना, कुछ सीख के जाइएगा। इसलिए कंटेंट हम बहुत बेहतर रखेंगे। 1, 2, 3 या 2 पार्ट हो या 3 पार्ट हो, जितना पार्ट में हो, थोड़ा थोड़ा करके हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अगर रूस को ऊपर से देखा जाए, उत्तरी ध्रुव से देखा जाए, तो इस तरह रूस दिखता है। देख लीजिए, नीचे भारत है, इधर अरब देश है, इधर यूरोप है, ठीक है ना, इधर जापान है, इधर अलास्का का एरिया हो गया, इधर अफ्रीका है। तो ऊपर से अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं, ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर से, तो इस तरह का रसिया दिखेगा। इधर नॉर्थ में चला जाएगा, एकदम 0 डिग्री, जो उत्तरी ध्रुव है ना, 0 डिग्री सॉरी, उत्तरी ध्रुव जो है वहाँ पे उधर चला जाएगा। पूरा बर्फ़ से जमा रहता है ये वाला एरिया, एकदम बर्फ़ से हमेशा। और एक और मैप है, ये वाला रसिया। जब यूएसएसआर था, रसिया नहीं था, यूएसएसआर अभी टूटा नहीं था, तो देख लीजिए कितना बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। और जब टूट गया तो हम देखिए, जो पेन का हम नोक ले जा रहे हैं ना, ये सब टूट के कजाकिस्तान, उसके बाद से उज्बेकिस्तान और बहुत सारा देश है, टूट टूट के इसमें बन गया था। और इधर का एरिया भी अमेरिका ले लिया, अलास्का का। और जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उसमें ये लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, इनका बहुत बढ़िया योगदान था। यूएसएसआर का व्हाइट आर्मी था, ठीक है ना। 1923 का ही मैप है, ठीक है, 4/4/1923 का। और ये फ्लैग था यूएसएसआर का।
चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समाजवाद समझ लिए हम लोग, साम्यवाद समझ गए, रूसी क्रांति देख लिए, क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग समय व्यर्थ किए बिना चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 1 लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है एकदम लाइन से उठा कर दे रहा है, और लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना तो आप समझिएगा, इसका थिंकिंग पावर आपका बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, तब जो आप जो क्वेश्चन देगा वही याद कीजिएगा। आज जो आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा ना, इसको एकदम 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा एक पार्ट। अगर पूरा देखिएगा तो एक घंटा में समझिए ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 घंटा में आप लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिएगा, तो स्किप मत कीजिएगा इसको। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आवाम दिया, यानी कि एक नया सोच दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। और औद्योगिक क्रांति आप लोग परिचित नहीं होंगे। औद्योगिक क्रांति क्या है, उसके बाद से औद्योगिक क्रांति हुआ तो समाज में 2 वर्ग निकल के आया। एगो पूंजीपति वर्ग आया, यानी कि पैसा वाला, खूब ज़्यादा, सब एकदम संपत्ति से संबंधित, खूब धनी मनी आदमी। आज भी आपके गांव समाज में होगा, पटीदारी में 4 गो जो भाई होगा, एगोड़ा खूब धनिक हो जाएगा, और उसी के बाद 2 भैया वा 3 गरीब हो जाएगा। तो देखिएगा मन में ना भेद हो जाएगा, 2 वर्ग उत्पन्न हो जाएगा। अपने आप मन में आ जाएगा कि वो बड़ा है, हम छोटा है। ज़्यादा पैसा वाला होगा आपके भाई लोग में कोई, तो आप अपने आप उससे थोड़ा सा नीचे दब के मेंटली हो जाता है, नीचे रहने लगिएगा। उसी तरह समाज में हुआ। जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो जो औद्योगिक क्रांति, पहले समाज में सब लोग बराबर थे, सबके पास ज़मीनें थी, सब लोग अच्छा से रहते थे। लेकिन जब नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, नई नई मशीनें बनी, उसके बाद समाज में जो काम आदमी अपने हाथ से करता था उस काम को मशीनें करने लगी। तो जब हाथ से काम करने वाले लोग तो बेरोजगार हो गए, सीधा सा बात है, वो अपने खेत पे जाएंगे काम करने। वही जो उस समय जो तेज तरार लोग थे, जो सरकार से, राजा से संबंधित जुड़े हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, कुछ पैसा तो बचा के रखे होंगे, उन्होंने क्या किया, मशीनें खरीद ली, और मशीनें खरीद के मिल फैक्ट्री बना दिए और ज़्यादा पैसा कमाने लगे। जो लोग नहीं इस चीज़ को समझ पाए वो लोग खेती मजदूरी करने लगे, और खेती मजदूरी करने लगे, खेत पे गए। लेकिन ये लोग बाद में क्या ऐसा पॉलिसी लाया, जो पूंजीपति वर्ग थे, राजा से मिलकर सब खेतवा खरीद लिया, और जब ज़्यादा पैसा दे देकर, और उस समय गरीबी भी आ गया था, लोग पैसा में ज़मीन बेच देता था, ये नहीं समझता था कि आगे बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। और जब वो ज़मीन अपना बेच दिया तो खाएगा क्या, तो वही जो ज़मीन, जो किसान थे जिनके पास ज़मीन था, ज़मीन बेच दिए, वो मजदूर बन गए। वो कहाँ गए, शहर में गए और फैक्ट्री में काम करने लगे। इसी तरह 2 वर्ग, पूंजीपति वर्ग और जो मजदूर वर्ग का उदय हुआ। और यह पूंजीपति वर्ग हमेशा मजदूरों को शोषित करते थे, खूब ज़्यादा काम लेना, कम पैसा देना, उसके बाद से समय कोई मतलब उदारता नहीं था कि हाँ ये भी तो इंसान ही है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में हम बोल रहे हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा उसको चाहिएगा तो नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। पूंजीपति वर्ग का उदय, मतलब पूंजीवाद का उदय सबसे पहले कब हुआ था, 15वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, 15वीं सदी में हुआ था, यानी कि 1400 से 1499 के बीच में हुआ था, ठीक है। और पूंजीवाद जो था, पूंजीवाद जो ये विचार आया, इसके अंतर्गत क्या किया गया, उपकरण और जो साधन थे, यानी कि जो भी साधन होता था, जो उपकरण, उनसे मिलाकर जो वस्तुएं बनाई जाती थी, जो वस्तुएं उत्पादित होती थी, उन पर किसी व्यक्तिगत आदमी का स्वामित्व हो गया, मतलब अधिकार हो गया। और ये चीज़ जो था, और जो कोई चीज़ भी उत्पादित करते थे, जैसे आप पार्ले का बिस्किट खाते हैं, फ़ोन यूज करते हैं, या कोई तेल आप यूज करते हैं, कोई भी चीज़, जैसे सुधा का दूध आप यूज करते हैं, तो सुधा दूध वाला क्या वो आप सबके लिए भलाई करता है? नहीं, वो अपना व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए फैक्ट्री बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो जो पूंजीवाद का मेन विचारधारा था, व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में अपन फायदा कमाने के लिए फैक्ट्री बनाना, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूर के पास कुछ नहीं था। अब ज़मीन बेच दिया लो तो इनके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचा था। और वहीं जो ज़मीन जो खरीद लिए थे, जो पूंजीपति आदमी थे, उनके पास बहुत सारा संपत्ति हो गया। पूंजीवाद के अंतर्गत संपदा में टॉपिक 3 है, पॉइंट 3 है। पूंजीवाद के अंतर्गत संपदा यानी संपत्ति के स्वामियों को पूंजीपति कहा जाता है। पूंजीवाद में जिनके पास खूब ज़्यादा पैसा है उनको पूंजीपति, और जो खूब पैसा जो गरीब है उनको क्या बोला जाएगा, मजदूर बोला जाएगा। और ये अपना संपत्ति का उपयोग या जमा करते थे, अपना यूज करने के लिए नहीं। मान लीजिए जैसे मरवाड़ी टाइप का आजकल लोग है, वो जितना पैसा कमाएगा ना, वो क्या करेगा, उसको और बिजनेस में लगाएगा।
पर्सनल में देखिएगा मारवाड़ी को, आप एकदम धनी मनी लोग होगा लेकिन साधारण स्कूटर चलाएगा, रूम घर नहीं बनवाता है लोग, बड़ा बड़ा घर में रुपया नहीं लगाएगा लोग, यहाँ खूब टाइल्स मार्बल लगाइए एकदम तेरे किस्म के स्टेलियन संगमरमर क्या क्या लगवाइए, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग उस पैसा को बिजनेस में लगाएगा पूंजीपति लोग, ठीक है, उपभोग में नहीं यूज करता था। यानी कि हाँ आईफोन ले लिए, कार खरीद लिए, घर बनवा लिए, मैंने तरह तरह के भौतिक चीज़ों का उपभोग करने लगे। उस तरह का उस समय पूंजीपति लोग नहीं करते थे, ठीक है ना, बल्कि वो लोग रुपया को अपना लाभ कमाने के लिए करते थे। वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना, यानी कि जो भी वस्तुएं उत्पादित होती थी, जो पूंजीपति व लोग थे वो जो अपने वस्तु बनाते थे, यानी कि फैक्ट्री में जो भी, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे कपड़ा हो, या कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ हो या खाने वाला चीज़ हो, वो बाज़ार में बेचकर उनका मेन काम था पैसा कमाना। इस समझ जाइए एकदम नीचड़ आदमी, कंजूस टाइप का उस समय का लोग होता था। उसके बाद आया औद्योगिक क्रांति। हम लोग जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं समझ पाएंगे तब तक पूंजीपति व मजदूर वर्ग चाहे साम्यवाद समाजवाद नहीं समझ में आएगा। तो अधिक लाभ कमाने के लिए कम लागत यानी कम पैसा लगा के ज़्यादा मतलब उत्पादन कीजिए, इसी को क्या बोला गया, औद्योगिक क्रांति हो गया। इसका मतलब हुआ अधिक लाभ कमाना है, उसके लिए हम कम पैसा लगाएंगे और अधिक माल उत्पादित करेंगे, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा में बेचेंगे। इसी को क्या बोलेगा, औद्योगिक क्रांति हुआ बोला जाएगा। उसके बाद क्या, पूंजीवाद का अधिक विकास होने लगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम सबसे पहले, हाँ औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरुआत हुआ, इंग्लैंड में हुआ। कब से शुरुआत हुआ, 1750 ईस्वी से औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया, ठीक है ना। अब इसको एक तरह से और समझ सकते हैं हम लोग। औद्योगिक क्रांति के पश्चात वस्तुओं के उत्पादन में मनुष्यों और जानवरों के द्वारा किए जाने वाले काम का कुछ भाग मशीनें करने लगी। इसका मतलब ये हुआ, जो आदमी पहले हाथ से कपड़ा बुनता था, हाथ से मिट्टी का बर्तन बनाता था, हाथ से जूता बनाता था, चमड़ा मतलब चमड़ा वाले लोग, हाथ से सोना का गहना बनता था, और भी जो भी हाथ से काम होता था उसको क्या, मशीनें काम करने लगी। तब मशीनें जब काम करेगी तो लोग तो बेरोजगार हो जाएगा। आजकल देख लीजिए, टीचर रोबोट से टीचर, केरला में रोबोट टीचर एक बन के आया है। बताइए कुछ समय बाद टीचर लोग बेरोजगार हो जाएगा, रोबोट राज करेगा। तो यही अब रोबोटिक यूज हो जाएगा आज के बाद से। आज हम लोग किस युग में जी रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक युग में हैं। पहले ताम्रपाषाण युग आया, कांस्य युग आया, लौह युग आया, उसके बाद से औद्योगिक क्रांति वाला युग आया, वर्ल्ड वार आया, तरह तरह के। आज हम लोग प्लास्टिक युग में हैं। आज ज़रूरत का छोटा से छोटा वस्तु जो है प्लास्टिक का बना हुआ है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना। पेन से लेकर बैट बॉल से लेकर आप कुछ भी चीज़ आपका हो, प्लास्टिक, जग, मग, बर्तन, कुछ भी, ढक्कन, दवाई का जो ढक्कन आता है वो हो जाए, चार्जर हो जाए, आपका तार हो जाए, मतलब हर एक चीज़ प्लास्टिक का बना होता है। गिलास हो गया, पत्ता हो गया, तो आज प्लास्टिक युग है, ठीक है ना। तो उसके बाद मशीनें करने लगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति मशीन युग का प्रारंभिक दौर था। यानी कि लोग बेरोजगार हो गए और उनका काम मशीनें करने लगी, इसको मशीनी क्रांति भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। 1750 में जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो नए नए आविष्कार होने लगे, ठीक है ना। जैसे रेलवे का आविष्कार होने लगा, उसके बाद सूत काटने वाला मशीन का आविष्कार होने लगा, भाप इंजन का आविष्कार होने लगा, ठीक है ना। इसके कारण लोगों के जीवन शैली में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आने लगा, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया भर में जीवन पद्धति और विचार में परिवर्तन कर दिया। यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले जो लोग सादा जीवन जीते थे, उनके पास पैसा कम था, अब कम समय में ज़्यादा माल उत्पादित होने लगा, ज़्यादा रुपया कमाने लगा लोग। और जब ढेर पैसा आने लगा तो समझिए आपके पास औकात से ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तब कहिएगा तनी फ़ोन किन लेते हैं, तनी गाड़ी वो ले लेते हैं, तनी फ्रिज लगा लेते हैं घर में, बड़का कलर टीवी ले लेते हैं, एसी लगा लेते हैं। अब वो पैसा नहीं रहेगा तो जिएगा, अभी उस समय लाइफ से मतलब काटिएगा, लेकिन इस चीज़ को अब समझौता करके, अब वही पैसा आ जाएगा तो लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, एकदम बड़ा बड़ा बात बतियाने लगिएगा, खूब दान पुण्य करने का हवाबाजी कीजिएगा। यही चीज़ न है, वही औद्योगिक क्रांति हुआ तो लोग का विचार बदलने लगा। 18वीं सदी में घरेलू पद्धति पुरानी पड़ गई, यानी कि जो चीज़ घर में होता था उसको लोग फेंक दिया। आज भी हम लोग 100 साल पुराना चीज़ को पुराना नहीं कहिएगा। आज देखिए 4G आ गया, जियो आ गया, AI टेक्नोलॉजी आ गया है, हर चीज़ आ गया है, तो पुराना चीज़ को हम लोग फेंक दिए। कैसेट था पहले रील वाला, उसको आप लोग समझिएगा नहीं समझिएगा। CD होता था, कॉम्पैक्ट डिस्क होता था, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसको हम लोग समझते थे, हम लोग देखे हुए हैं। आज का बच्चा जानेगा, आज का बच्चा तो एगो हिती चुकी में 10 GB का मेमोरी लेकर घूम रहा है।
देख लीजिए, तो पुराना पद्धति उसी तरह पुराना हो गया उस समय का भी, ठीक है ना। कारखाना पद्धति स्टार्ट हो गया, साधारण उपकरणों को पशुओं और हाथ की जगह क्रमशः नई मशीनें और भाप की शक्तियों से इस्तेमाल होने लगा। कई बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया नगर बनने लगा, कारीगर और बेदखल किसान काम के लिए नगर में पहुंचने लगे, जो किसान अपना ज़मीन बेच दिया था, ठीक है ना। जो उत्पादन, जो सूती कपड़ा, मान लीजिए सूती कपड़ा का उत्पादन हो गया, बुनकर सब घर में अपना बनाता था, चरखा से सूत काट के बनाता था। उस चीज़ को अब क्या किया गया, मशीनें अब काम करने लगी, मशीनें उसको बनाने लगी। तो एक कपड़ा को बनाने में 4 दिन लगता था, इंसान आदमी बनाता था, उस 4 दिन में अब 4000 पीस कपड़ा बनने लगा। तो समझिए और ज़्यादा पैसा आने लगा। इससे पहले मशीनों की जगह मनुष्य उपकरण काम आते थे। उत्पादन के साधनों के मालिक और प्रबंधक पूंजीपति लोग कहलाने लगे जब मशीनें चीज़ें इसका उत्पादन करने लगी। ऐसे लोग जिनके पास अधिक उत्पादन में लगाने के लिए पैसा होता था उनको पूंजीपति हम लोग कहते थे, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति इतना हम लोग समझ गए, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग भी हम लोग समझ गए, ठीक है ना। उसी तरह इंग्लैंड में जहाज उद्योग बहुत तेज हो गया। कपड़ा उद्योग, सबसे पहले कपड़ा उद्योग, कौन सा उद्योग, कपड़ा उद्योग ज़्यादा आगे गया, ठीक है ना। तो कपड़ा उद्योग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, सूती कपड़ा का मिल भारत में बनाई, ठीक है ना। इंग्लैंड से प्रेरित होकर भारत में बनाई और इसका परिणाम ये हुआ कि कालीकट शहर है, इसके केलिका, कालीकट के कौन सा जगह, कालीकट का केलिका कपड़े इसका नाम है, कालीकट का केलिका कपड़े हो गया। ढाका का मलमल ये हो गया। उसके बाद कश्मीर का साल हो गया, कौन हो गया, कश्मीर का साल। ये बहुत इसका डिमांड बढ़ गया ब्रिटेन में, ठीक है ना। एक और इसमें थे हार्ग्रीव्ज, जिसने एक मशीन का आविष्कार किया जो हार्ग्रीव्ज ने एक मशीन का आविष्कार किया जिससे तेजी से सूत काटना संभव हो गया, ठीक है ना। हार्ग्रीव्ज वाला पूछा हुआ है बीपीएससी टियर 2 में। आर्कराइट था, इसने भी एक मशीन बनाया, इससे पानी की शक्ति से इसको हार्ग्रीव्ज जो मशीन बनाया था उसको तेज़ी से चलाया जा सकता था, ठीक है ना। उसके बाद कुछ समय पश्चात क्रॉम्पटन ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसमें हार्ग्रीव्ज और आर्कराइट दोनों मशीनों के लाभ मिलने लगे, ठीक है ना। कार्टराइट एक आदमी था, उसने करघे का आविष्कार किया। एली व्हिटनी थे अमेरिकी, उन्होंने कपास के ओटनी का आविष्कार किया, कपास ओटने की मशीन का आविष्कार कर दिया। इस मशीन की मदद से उतने ही समय में हाथ की तुलना से 300 गुना ज़्यादा मात्रा में कपास और कई रुई तैयार की जा सकती थी। 1760 में 20 लाख किलोग्राम कपास का आयात किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद 1769 ईस्वी में जेम्स वाट के इंजन का आविष्कार कर दिए। अगर ये नहीं करते ना तो ये सब कुछ आगे नहीं जाता, ठीक है ना। ये हम थोड़ा ज़्यादा समझा दिए हैं, लेकिन इतना ज़रूरी था। जो पहले से जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नया है उनके लिए तो अच्छा होगा ना। और उन्हें इस शोषण के विरुद्ध, हाँ, जब ये चीज़ हो गया ना तो ये सब पैसा वाला, आज भी देखिएगा ना गांव समाज जब पैसा वाला हो जाएगा ना तो छोटा को दबाता है, मानसिकता है, दबाने का कोशिश करेगा, शोषित करेगा इनडायरेक्ट रूप से। तो उस समय भी तो मजदूरों को खूब शोषण किया जाता था। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा वर्गविहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने बहुत अच्छा भूमिका निभाया। समाजवाद मूलतः उत्पादन में निजी स्वामित्व के जगह, यानी किसी पर्सनल आदमी का संपत्ति की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन को समान वितरण पर जोर देता है। यानी कि समाजवाद में एक, मान लीजिए बिहार है, बिहार में समाजवाद अगर लागू किया जाए तो बिहार में जितना लोग हैं ना सबको उसका ज़रूरत के हिसाब से धन बांटा जाएगा, ठीक है ना। ज़रूरत यानी उसके काम के हिसाब से, और उस धन पे किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा। ये समाजवाद है। किसी एक आदमी को मतलब 1 लाख करोड़ रुपया और एक आदमी को 1000 रुपया, इस तरह का नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी भारत में इसी तरह का है। और रसिया में समाजवाद है, वहाँ पे उत्पादन के अनुसार यानी कि आपके ज़रूरत के अनुसार ही आपको संपत्ति दिया जाएगा, आपके ज़रूरत से ज़्यादा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। इसी को समाजवाद बोला जाता है। उसमें कोई प्राइवेट संपत्ति किसी का नहीं होता है। आप गाड़ी लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप चलाइए, ख़त्म हो गया तो गवर्नमेंट को दे दीजिए, इस तरह का वहाँ पॉलिसी है, ठीक है ना। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना है। इस तरह का होगा तो समझिए किसी का शोषण होगा, कोई किसी से हीन भावना से मन महसूस करेगा नहीं करेगा, सभी बराबर होंगे। जहाँ बराबर होगा वहाँ बराबर की वैचारिक भाईचारा उत्पन्न होगा। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों
कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है, यानी कि सब पर सरकार अपना अधिकार जमाए रहती है। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। किसके लिए होता है? सारे समाज के लिए, किसी एक के लिए नहीं। मुकेश अंबानी हैं, सारे समाज के लिए भलाई करेंगे। वो जितना कमाते हैं किसी को बांटते हैं? नहीं बांटेंगे। वो तो जियो का चार्ज धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अब तो साला ऐसा हो गया है कि 350 रुपये का आप चार्ज करना पड़ेगा आपको। मुकेश अंबानी अपना संपत्ति बांटेंगे? किसी को नहीं बांटेंगे, क्या कि वो पर्सनल है। वही समाजवाद आ जाए ना भारत में भी, तो जितना अडानी अंबानी है सबका संपत्ति बांट बूट के सबको बराबर कर दिया जाएगा। आप हम सबके खाता में हम लोग को पैसा आ जाएगा, हम लोग बराबर हो जाएंगे। कोई बड़का अमीर नहीं, कोई छोटा गरीब नहीं। इस तरह इसी को समाजवाद बोलते हैं, ठीक है ना। अब समाजवाद की उत्पत्ति हम लोग देखेंगे, समाजवाद कैसे उत्पत्ति इसका हुआ। समाजवाद भावना का उदय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया। सब समझा दिए हैं आपको। कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े बड़े उद्योगों के मशीनीकरण एवं पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप, यानी कि कुटीर उद्योग चाहे तो घर का जो उद्योग था उसके जगह मशीनें आ गई, ठीक है ना। और यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपति अपना पैर जमाने लगे। और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण, मिल मालिक जो है सब मजदूरों के विरोध, यानी कि उत्पादन मजदूरी करते थे लेकिन मालिक किसका होता था? जो पूंजीपति लोग। यही धीरे धीरे क्या हुआ? मतभेद डालना शुरू कर दिया। ठीक है, हम अगर काम करते हैं आपके मिल में तो हमको ही बराबर का अधिकार देना चाहिए ना। उसके बाद श्रमिकों का कोई अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था। इसका मतलब श्रमिक जो थे उनसे खूब ज़्यादा काम करवाया जाता था और काम के बदले उनको ना पैसा दिया जाता था, ना भोजन दिया जाता था, ना शारीरिक राहत दिया जाता था। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तथ्य एक साथ दिखाई देने लगे। प्रथम, पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाती थी। अब वहाँ के लोग अमीर सब खूब लाभ कमाते जा रहा था। जब पैसा आने लगे तो मजबूती स्थिति में ही होगा। और वही मध्यम वर्ग जो था, वो मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था। द्वितीय जो थे, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन हो रहा था। इस प्रकार काम ज़्यादा लिया जा रहा है, काम के बदले उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो उसका मतलब डाउन फॉल में न जाएगा। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने को बाध्य थे। अच्छा, एक बात है, उत्पादन कौन कर रहा था? मिल में मजदूरी। मिल मालिक नहीं ना आके मिल चलाता था, उसका खाली नाम का मिल है, पैसा लगा रहा है बस। उत्पादन कौन करता था? उसमें जाके खटता कौन था? मजदूरे ना खटता था। तो कर कौन रहा है? अगर मजदूर सब निकल जाए तो का मिल मालिक लाख पैसा लगा दे, लाख मिल में मिल खड़ा कर दे, और कोनो काम करे वाला उसमें नहीं जाए तो का कमा लेंगे? मिल मालिक नहीं कमा पाएंगे। यही तो है, इसमें समझना है। मेरे पास पैसा है, हम मिल खड़ा कर दिए, चलाने वाला आदमी हमको नहीं मिल रहा है, तो क्या हम पैसा कमा लेंगे? नहीं कमाएंगे। तो ये बराबर देखना चाहिए ना, जितना मिल मालिक का हक है उतना मजदूर को भी देना चाहिए उसके अनुसार। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। इनके भलाई के लिए कोई सरकार कानून भी नहीं बनाती थी कि हाँ मजदूरों को भी कुछ राहत दिया जाए। इस भारत देश चाहे विश्व में कोई भी आंदोलन हुआ है तो सबसे पहले मजदूर आंदोलन ही हुआ है। मजदूर 1 मई को अभी मजदूर दिवस मनाया गया है, यही कारण था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कब मजदूर दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद भूखे मरने मजदूरों को अपनी श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था, यानी कि आप अपना ग्रुप भी नहीं बना सकते हैं। मजदूर वर्ग पूरी तरह पूंजीपतियों की दया पर जीवित था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया था, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यानी कि कुछ लोग इनके भलाई के बारे में सोचने आए, आगे बढ़े समाज में। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा, यानी कि नवीन विचार बात रखा, तर्क दिया, ठीक है ना, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। इन विचारकों में जो विचार दिए उनका नाम देखिए क्या है। सेंट साइमन थे, फॉरियर थे, लुई ब्लांत थे, रॉबर्ट ओवन थे, कार्ल मार्क्स थे एवं एंजल, इनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक समस्या की कड़ी आलोचना की। इन्होंने औद्योगिक क्रांति का विरोध किया, पूंजीपति वर्ग का विरोध किया इन लोगों ने, तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आइए अब लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जा सकता है। मार्क्स से पूर्व, यानी जब कार्ल मार्क्स थे उनसे पूर्व का समाजवाद,
कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद, ठीक है ना, दो तरह से, बीच में मार्क्स आ जाएंगे। कार्ल मार्क्स नहीं थे, उसके पहले क्या समाजवाद था, और कार्ल मार्क्स जब आ गए तो उसके बाद क्या समाजवाद हुआ, दो तरह का हो गया, ठीक है ना। मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यानी कि कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवाद विचारधारा थी उसको यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। मान लीजिए कार्ल मार्क्स यहाँ है, कार्ल मार्क्स हो गए, ठीक है। इधर चलेंगे हम लोग तो वैज्ञानिक समाजवाद आएगा। क्या आएगा? वैज्ञानिक समाजवाद। और कार्ल मार्क्स से पहले कौन था? यूटोपियन। अभी कार्ल मार्क्स आए नहीं थे, तो उनके पहले जो आए, मतलब जो समाजवाद जो थे लोग, उसको क्या बोला जाता था? यूटोपियन। कार्ल मार्क्स जब आ गए तो उन्होंने वैज्ञानिक तरीका से दिया। हम इतना इसलिए बोले हैं कि बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। आराम से इसको पूछ करके समझ लीजिएगा। उनके यूरोपियन समाजवादियों की दृष्टि आदर्शवादी थी, ठीक है। उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यवहारिक थी, ये खाली बातें बतियाता था, सब धरती पे धरातल स्तर पर काम नहीं करता था सब। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे, यानी कि यूटोपियन जो विचारक थे, कार्ल मार्क्स से पहले समाजवाद का विचारधारा किधर था? फ्रांस में था, तो फ्रांस का ना व्यक्ति होगा। जबकि जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते थे, यानी कि प्रेम से पोल्हा के बतिया के उसको सल्टा दिया जाए। अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय की हिमायती, यानी कहते थे कि मारपीट से नहीं, बात बतिया के राय से कर लिया जाए। तो लात के भूत बात से मानेगा? नहीं मानेगा। वही जब कार्ल मार्क्स आए तो शब्द हथगंडा अपनाए कि आंदोलन कीजिए, विद्रोह कीजिए अपना हक के लिए। आप अपना हक के लिए खुद की नहीं लड़िएगा तो भगवान भी आपके लिए नहीं आके लड़ेंगे। लेकिन यूटोपियन लोग ऐसा नहीं सोचता था, ठीक है ना। अब हम लोग यूटोपियन समाजवाद को देखते हैं कौन कौन था इसमें। प्रथम यूटोपियन समाजवाद स्वप्नवरदर्शी, मतलब मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हाँ इससे होगा वैसे होगा, लेकिन धरातल स्थल पर उसको काम नहीं करते हैं। ऐसा बहुत लोग स्टूडेंट भी है। आज हम 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, कल 3 चैप्टर करेंगे, परसों उसका क्वेश्चन आंसर बना लेंगे, लेकिन कर नहीं रहा है। मोबाइल तनी सुखी देख लिए, तनी कोई और काम कर लिए, खेलने चले गए, दोस्त के साथ चल गए, सेल्फी पोस्ट कर लिए, तनी रील्स देख लिए। ये सब कौन था? ये सब यूटोपियन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। समाजवादी, जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। प्रथम यूटोपियन कौन था? सेंट साइमन था। उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। यानी कि प्रकृति ने जो वस्तुएं हमें दी हैं उनका हम उपयोग करें मिलजुल कर, ठीक है ना। समाज के निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थानों के लिए कार्य करना चाहिए। अब बताइए, अजी हम लोगों के पास समाजवाद भारत में नहीं है, तो एक प्राकृतिक विशेष का यूज, मान लीजिए मुकेश अंबानी ही हैं, तो वो टावर हलवा रहे हैं चारों तरफ, तो प्रदूषण फैला रहे हैं कि नहीं? अब पैसा भी ले रहे हैं हम लोग से, चार्ज का, जियो यूज का, नेट का चार्ज तो ले रहे हैं। लेकिन जो प्रदूषण, जो रेडिएशन फैला रहे हैं समाज में, प्रकृति ने, हम सबका प्रकृति पे जितना उनका अधिकार है नेचर पे, उतना मेरा भी नेचर पे अधिकार है। लेकिन हम नेचर में प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? नेचर में पोल्यूशन फैला रहे हैं और हम लोग से पैसा भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोहन हो गया, ठीक है। पूंजीपति वर्ग का वो सब हम लोग पे दोहन कर रहा है इसका। लेकिन ये हम लोग का तो लोकतंत्र है, मिश्रित और सरकारी दोनों तरह का यहाँ पे है, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। लेकिन वही समाजवाद में ऐसा नहीं था। इनका कहना था कि दोनों आदमी मिल के आए और बराबर बराबर हिस्सेदारी से काम करें, ठीक है ना। उन्होंने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार मिले। ये आज भी है, ठीक है ना। आगे यही समाजवाद का मूलभूत नारा बना, यानी कि आपको जितना ज़रूरत है उतना दिया जाएगा और आप जितना काम कीजिएगा उतने आपको दिया जाएगा। मान लीजिए आप कंपनी में गए, रसिया में आप काम कर रहे हैं 5 घंटा, तो आपके 5 घंटा का रुपया बनता है 1000, लेकिन आपका ज़रूरत है 500 का, तो आपको इसके बीच में आपको रुपया दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का है, बहुत अच्छा सिस्टम है। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर था। वो आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाए जाने की योजना रखी, परंतु ये योजना असफल रही। दूसरा देखते हैं, फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में हिस्सा लिया लुई ब्ला था। क्वेश्चन बनेगा, फ्रांसीसी कौन सा ऐसा यूटोपियन था जिसने राजनीति में हिस्सा लिया? लुई ब्ला। प्रथम यूटोपियन कौन था? सेंट साइमन। इसको आप लोग याद कीजिएगा। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों के प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक हैं।
उसके बाद देखते हैं, फ्रांस से बाहर सबसे प्रथम यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। ये क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और बढ़ गया। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। सीधा सा बात है, अगर हम मजदूरों को खूब बढ़िया उनके ज़रूरत के अनुसार रुपया देते हैं, उनका शोषण नहीं करेंगे तो दिल खोल कर काम करेंगे, टेंशन फ्री। और जब दिल खोल कर काम करेंगे तो सीधा बात है उत्पादन बढ़ेगा ही। परंतु उपयुक्त चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास नहीं किया। आइए हम लोग कार्ल मार्क्स का जीवनी पढ़ते हैं 1818 से 1883 ईस्वी में। ध्यान से देख लीजिए, यही कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है ना। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके पिता भी इन्हीं के तरह थे। दोनों आदमी का शक्ल सेम टू सेम मिलता है। देख रहे हैं, कोट पैंट पहना हुआ है उस समय का, देख लिए। चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, इनका पर्सनल लाइफ भी देखेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस याद करने वाला है। परंतु 1836 में वो बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, याद कर लीजिएगा। 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह कर लिए, अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर लिए। उसने राजनीति एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का, मतलब राजनीति और सामाजिक चीज़ में उन्होंने मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों को गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 में फ्रेडरिक एंजल से हुई, जिससे जीवन भर गहरी दोस्त मित्रता बनी रही। एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के कष्ट एवं उसके कार्य की दशाओं का गहन विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स ने एंजल के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पर किसने प्रकाशित किया था? तो एंगल्स और मार्क्स दोनों व्यक्ति का नाम आएगा तो दोनों को टिक मारना है, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में एक हैं जिसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। और मार्क्स के सिद्धांत देखते हैं। देखिए 5 तरह का सिद्धांत दिए हैं। द्वंद्ववाद, भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, यानी कि भौतिक चीज़ों का यूज करना चाहिए, उसको पाने के लिए खुद मेहनत कीजिए। और ये जो गाड़ी घोड़ा कार जितना बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? ये अमीर लोगों के लिए बन रहा है। आप संघर्ष कीजिए, अपना हक छीनिए। यह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो गया। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या इन्होंने किया था। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया था। राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत इन्होंने दिया था। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 सेकेंड वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। और अपना व्यक्तित्व ऐसा बना के रखिए कि आप महिलाएं और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, ठीक है ना। कैरेक्टर लेस मत बनिए, कैरेक्टर पॉजिटिव बनिए। चरित्र निर्माण कीजिए, संस्कार दीजिए बच्चों को। छोटों को जी, बड़ों को भैया लगा के बात कीजिए, ठीक है ना। सम्मान दीजिए, छोटों को भी सम्मान दीजिए, बड़ों को भी सम्मान दीजिए। भाईचारा फैलाइए। यही तो क्या है, समाजवाद यही तो है, सबको बराबर का अधिकार देता है, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।